हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज मेरी टेस्ट सीरीज का 31वां दिन है और हर रोज मैं प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूं अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, ज्योग्राफी के कई दिनों से क्लास चल रही है, लगातार कंटिन्यू टॉपिक वाइज मैं क्लासेस करवा रहा हूं, क्वेश्चन पर डिपेंड आज। और लगभग क्वेश्चन के बाद मैं टॉपिक को समझाता हूं और वन लाइनर भी क्वेश्चन कुछ आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ऐसे ही आज समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। घने मतलब कुल मिलाकर ये नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर दूं, मेरा मतलब ये है उसको समझा करके आप सके समझ आ सके, वो सभी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं हर रोज। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसको एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज कुछ क्वेश्चन भी समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, वन लाइनर में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो जिस बच्चे ने कल या परसों परले दिन की क्लास नहीं ली वो प्रॉपर तरीके से ले लो मेरे भाई। लगातार कंटिन्यू चल रही है ज्योग्राफी, इसको बंद खत्म होने के बाद मैं सिविक्स का नंबर लूंगा, फिर हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से फिर से रिवीजन कर देंगे, फिर तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये मैं कुछ नदी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, एक दो क्वेश्चन, और वन लाइनर में समझा दूं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आप सभी को पता होगी। क्या तिब्बत में मानसरोवर झील, या फिर जम्मू कश्मीर में वैरनाग धारा, या फिर रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, या फिर लास्ट जो डी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई डी, गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से यह उद्गम होती है, फिर निकलती है। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, संस्कृत में गड़गा कहा जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह भारत से बांग्लादेश के अंतर्गत कुल इसकी दूरी 2525 किलोमीटर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, ये याद कर लेना। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर लेकर के बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचित करती है। टोटल इसकी लंबाई जो है 25-25 किलोमीटर है, ये याद कर लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पता होनी चाहिए इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मैं बता इसके बारे में कुछ लाया हूँ। नदी जो कौन कौन सी नदी हैं और कौन कौन सी नदी के किनारे शहर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थित हैं। ठीक है, उनके बारे में, स्थित नगरों के बारे में। जैसे गंगा नदी पर कौन कौन से नगर स्थित है। हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस है, पटना है। यमुना इंपोर्टेंट है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन। सरयू आपको पता ही, अयोध्या, अलकनंदा, बद्रीनाथ है। हुगली, कोलकाता। महानदी, कटक, संबलपुर। ये ऑप्शन वाइज क्रम वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सकोवा घाट। सतलज नदी इंपोर्टेंट है, फिरोजपुर, लुधियाना। नर्मदा और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, नर्मदा इंपोर्टेंट है, सरयू, ये यमुना, गंगा और महानदी ये सभी से इंपोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र भी। अब किसको मैं नेगेटिव करूं, सभी ये इंपोर्टेंट है। तो नर्मदा भरूच, महेश्वर, ओंकेश्वर, जबलपुर। ठीक है, चंबल नदी कोटा, झेलम नदी श्रीनगर। सभी के सभी को मैं अभी करवा देता हूं अपने भाई को। तुंगभद्रा, कुर्नूल, जो शिरपुरा है उज्जैन, गोमती लखनऊ, गोदावरी नासिक, कावेरी श्री रंगपट्टनम, ताप्ती सूरज कृष्णा, विजयवाड़ा सॉरी मूशी, हैदराबाद के किनारे स्थित शहर के वहां का निकल कर गुजरती है, मतलब वहां से होकर गुजरती है सॉरी। बेतवा, ओरछा, साबरमती, अहमदाबाद, इलाहाबाद। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ये भी आपको याद कर लेना है, इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम जानेंगे कुछ मिट्टियों के बारे में, कौन कौन सी फसल, कौन कौन सी कहाँ कहाँ कौन कौन सी खेती पर, या फिर किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उपस्थित होती है, और कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है किस फसल के लिए। ये अब हम आज की क्लास के अंतर्गत करेंगे, और कुछ और पार्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से वन लाइनर समझाता चलूंगा। तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए आप सभी को पता होगी, बांगर, खादर या लाओस या रेगड़। आप सभी को पता होगी कपास की खेती जो काली मिट्टी होती है रेगड़ के लिए इंपोर्टेंट है, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और इसके वन पॉइंट में बता दूं वन लाइनर में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो है बांगर होती है, ये इंपोर्टेंट है। और किस मिट्टी को श्वेता कृव्य मिट्टी कहा जाता है, वो होती है कपास की काली मिट्टी। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये सभी वन लाइनर जो मैं बता रहा हूँ, इन पर निशान लगा लेना। पीडीएफ में आज ही डाल दूंगा, ठीक है, कई दिनों से मैंने डाली नहीं है, आज डाल दूंगा। ठीक है,
भारत के सावर्धिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, वो है जलोढ़। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें कुछ बातें पॉइंट लेकर आया हूं कि भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा होती है। भारत के अंतर्गत जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निष्पेक्ष से बनी होती हैं। मैंने किस प्रकार से कब संकरी होती है, कब दोमट या कब बांगर या खादर बन जाती है, सभी प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज में ही समझाई हुई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी देश में 43% में भाग में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यहां पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, और वह कौन सी है वो मिट्टी, लाल मृदा है या फिर काली मिट्टी है, लेटराइट है, जलोढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है काली मिट्टी वो मिट्टी है जो पानी को चिपचिपा या फिर काफी टाइम तक नहीं मांगते अपने आप में। ठीक है, काफी समय तक नमी रहती है इसके अंतर्गत। मैं लेकर आया हूँ पॉइंट इसके ब्लैक सॉइल के बारे में कि तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है इसके अंतर्गत। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के बाद अंकुच और दरयुक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें श्वेत, जो इसका नाम है याद कर लेना, जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किसको, ब्लैक सॉइल को, काली मिट्टी को। यानी सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, तो वहां पर राइट आंसर होता है मेरे भाई बी, काली मिट्टी। थोड़ा मैं पॉइंट में बता दूं वन लाइन में, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत में लवणीय मृदा सावर्धिक पाई जाती है गुजरात के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए। भारत में लाल मिट्टी सावर्धिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, 3 प्रदेशों में यह लाल मिट्टी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार, कोरोमंडल और मालाबार में, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता चुका हूं मैं, ये दोनों तटीय हैं। यहाँ पर जो है ये कोरोमंडल है और यहाँ पर मालाबार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण होती है। धान की खेती के लिए आप सभी को पता होती है दोमट मिट्टी होती है जो कि उपजाऊ होती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट पढ़ा दूं, जलोढ़ मिट्टी किन तत्वों पर प्रचुर होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत, प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, वो है पोटाशियम और चूना। ठीक है, सावर्धिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा, वो दोमट। ठीक है मेरे भाई, शुष्क खेती के लिए सावर्धिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, काली मृदा होती है, ये आपको पता होनी चाहिए शुष्क खेती के लिए। ठीक है, काली मृदा। लेटराइट मिट्टी किस पदार्थ की कमी होती है, लेटराइट मिट्टी की बात हुई जो कि अभी मालाबार की मैं बात कर रहा था। नाइट्रोजन इसमें कम, फास्फोरस इसमें कम, कैल्शियम इसमें कम पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बांगर और खादर नामक जलोढ़ मृदा में सावर्धिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है, तो वो खादर, सिंपल सी बात है, खादर यमुना के पास होती है तो सावर्धिक उपजाऊ इसमें होगी। ठीक है, खादर जो बांगर होती है वो थोड़ी सी दूर होती है, मतलब किसी भी नदी के दूर। ठीक है मेरे भाई, जैसे कोई नदी है इसके किनारे जो पाई जाएगी वो खादर मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन इससे 5-7 किलोमीटर जो दूर पड़ेगी वो बांगर मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इससे अधिक उपजाऊ होती है मेरे भाई खादर। ठीक है, चलो मेरा फोटो आ गया होगा, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने इसमें दे भी रखा है कौन सी मिट्टी कहां पर पाई, जैसे कि लाल मृदा है, लाल मृदा में जैसे ये सीधा सीधी लाइन है, तो आप देख सकते हो, एक मिनट रुके, ये देख सकते हो आप, छोटा नागपुर पदार्थ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में है। ठीक है, ये नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के हिस्से में कुछ लाल मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा में डॉट डॉट है, आप देख लेने इन सभी को। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको, पीडीएफ को, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे भारत में सिंचाई के साधन कैसे कैसे होते हैं, ये सभी के पॉइंट वन लाइनर में मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी लाया हूं मेरे भाई। ठीक है, वन लाइनर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकूं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं से और नलकूप से, ये ऑप्शन वाइज पूछे गए क्वेश्चन है। देश की कुल सिंचित नहरों में भागीदारी, नहरों की भागीदारी 31.1%, कुएं नलकूप की भागीदारी 56%, वहीं पर तालाब की जो सिंचाई होती है वो 6% है। ज्यादातर तालाब की जो सिंचाई होती है खेतों में वो होती है तमिलनाडु में। ठीक है, किसके द्वारा, तालाब के द्वारा। ठीक है, भारत के किस भाग में तलवाई तालाब की सिंचाई के क्षेत्र के दक्षिण भाग में होती है तालाब के द्वारा, मैंने बता दिया तमिलनाडु। और सावर्धिक कृषि क्षेत्र वो तमिलनाडु है, और नलकूप से जो जैसे बोरिंग जो लग रहते हैं या फिर नलकूप होते हैं या फिर कहते हैं ना समरसीमर जो लगे होते हैं बड़ी बड़ी, तो वो नलकूप ही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई करते हैं। ठीक है, खेतों की। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु और वृहद परियोजनाओं से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है।
पॉइंट है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था व्यवस्था गंग नहर है और इसका जो निर्माण हुआ था 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराज गंगसेन ने कराया था। गंग नहर के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पॉइंट रखे। निचली गंगा जो नहर है उसका उद्गम नरोरा से होता है, ठीक है। इसका पॉइंट है कि माला नहर, जो माला नहर है, तंत्र का कैप्टन दिनेश जी दस्तूर, ये सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनेश जो दस्तूर ने, ठीक है। माला नहर ने जो कैप्टन दिनेश जी हैं प्रस्तावित किया था। जबकि नदियों को जोड़ने का सर्वप्रथम विचार जो आया था वो है विश्वेश्वरैया जी के अंतर्गत, ठीक है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंजीनियर थे वो भी, ठीक है। तो उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट है पॉइंट है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में अग्रण है, वो पंजाब। कुएं और नलकूप गुजरात के अंतर्गत सिंचाई अग्रणी राज्य है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर, ये सतलज नदी को जल मिलता है इसका। सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, यह पढ़ लेना। और राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर पड़ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है, वो मैं बता चुका हूँ लघु और वृहद परियोजनाओं से, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी मैंने दक्कन के पठार के भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, वह दक्कन का पठार, ठीक है। ये आपको उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी, शारदा नहर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर। और कुल क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जो राज्य है वो है पंजाब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरियाली योजना संबंधित जल प्रबंधन से देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल है वो है मिजोरम। जीवन रक्षक और बचाव संचित इंगित करता है पीडब्ल्यू सिंचाई के लिए रूप में। मंगलम सिंचाई परियोजना भी केरल पलक्कड़ जिले में ये आयोजित की गई थी, ठीक है मेरे भाई। जो भी चीजें वन लाइनर में मैं बता रहा हूँ अपने भाई को, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने दे रखे हैं कि भारत किस खाद का सबसे उत्पादन अधिक होता है, तो चावल का होता है खाद्य फसल का। और खरीफ की फसल काटी जाती है सितंबर नवंबर में, रबी की फसल बो जाती है आपके इन्हीं दिनों में, सितंबर नवंबर में, ठीक है मेरे भाई, अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत। फिर मार्च अप्रैल में उसकी कटाई कर दी जाती है रबी की फसल की। उसके बाद जायद की फसल आती है, फिर दोबारा से खरीफ की फसल आ जाती है। तो ये प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। झूम क्या है, कृषि करने का एक तरीका होता है, स्थानांतरित कृषि पद्धति है ये, ठीक है। इसमें एक जंगल को साफ करके वहां पर खेती की जाती है, फिर वहां से जब उसके मतलब उसके क्या कहते हैं, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वहां से हट करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां से जंगल को साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो यही कहलाती है झूम की खेती, झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कौन कौन से देशों में कौन कौन सी मतलब झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है, तो महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा, कर्नाटक में। तो सभी को पता है कॉफी कहां पर होगी, कर्नाटक में। चाय कहां पर होगी, असम में, ठीक है। और कहवा भी जो होगा वो भी कर्नाटक के अंतर्गत ही होगा, ठीक है मेरे भाई। मैं बता दूं कि किस जिले की बात करूं तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कुर्ग में। कुर्ग कहाँ, कर्नाटक में है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल शहतूत जो रेशम है 43% उत्पादित किया जाता है। कुल कच्चे रेशम का 34% भाग उत्पादित किया जाता है कर्नाटक के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, कृषि इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा गया क्वेश्चन है और अब भी आ सकता है। एम एस रंधावा ने देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1960 में हुई। देश का पहला कृषि विद्यालय वो जीबी पंत कृषि द्वारा विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उत्तराखंड यूके में है, उसकी राजधानी क्या है, देहरादून। नई सुधारी गई ऊपर से हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढैंचा, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। भारत का वह राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो वह उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 है, 17 है, 18 है, 20 है, तो 20 इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा लेकर आया हूं, देखो मैं समझा देता हूं अपने भाइयों को कि ज्ञान इसके लिए पॉइंट है। ज्ञान मान लो नेशनल ब्यूरो ऑफ साइल सर्वे जो उसके अनुसार 20 भारत के अंतर्गत 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्र मतलब कि एग्रो इको लॉजिकल रीजन और 60 कृषि परिस्थितिक उपक्षेत्र विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव, जलवायु और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में गन्ना
जो कि चार चार गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में सही अनुक्रम लिखें। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा कहां पर गन्ना? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। कई बार आ जाता है भाई, क्रम वाइज भी पूछ लेता है, और आजकल तो उसमें कई मैं बता दूं आपको, पिछले 2 सालों से लगातार कंटिन्यू इस प्रकार से क्रम वाइज पूछता है क्वेश्चन। सम्मिलित करें, क्रम वाइज करें, या फिर ए ठीक है, बी ए ठीक है, ये स्पष्ट करें। इसी प्रकार से आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपनी क्लास के अंतर्गत। बात करूं भारत में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को चीनी की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके बाद भारत है, चीन है, थाईलैंड स्थान आते हैं। तो भारत है दूसरे स्थान पर। भारत के अंतर्गत जो राज्य है 2022 की बात करूं, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर फसल है, यहाँ वृहत्तम उत्पादक राज्य दे रखे हैं। तो आलू, आलू उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। नारियल केरल में होता है क्या, या फिर केला महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल राइट है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन नारियल जो है सबसे अधिक पाया जाता है, मैं बात करूं तो तमिलनाडु में पाया जाता है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से राइट आंसर सम्मिलित कौन सा नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में जो सोयाबीन है उसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाई जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो रबर सबसे ज्यादा पाई जाती है केरल के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, एक मिनट रुकें। रबड़ उत्पादक राज्य जो है अपना केरल राज्य है। अच्छा, विश्व में अपने भारत का कौन सा नंबर है, इन कमेंट मुझे बताना, नहीं तो हम बता ही देंगे। केरल भारत में प्राकृतिक रबर सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख क्षेत्र जो है इसके वो है कोट्टयम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, सभी जिले रबर का उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी के सभी जितने भी मैं आपसे भाई डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नीली क्रांति की बात करूं, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, संबंधित है मछली उत्पादन से, ठीक है। हरित क्रांति से सावर्धिक उत्पादन निम्न से किस खाद्यान्न का हुआ है, ठीक है। तो हरित क्रांति की बात आती है तो जो गेहूं और चावल की बात आती है सिर्फ, तो गेहूं और चावल इज द राइट आंसर हो जाता है, चावल, ठीक है मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी के सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है पॉइंट वाइज या ऑप्शन वाइज, उसके पॉइंट हैं, और फिर जो वन लाइनर हैं सभी को मैंने बताया हुआ है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना मेरा मकसद होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ जाए, आपके समझ में, आपको रिवीजन करने को मिले। अभी डाल दूं मेरे भाई जो पीडीएफ है, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था, और इतना ही कहूंगा अपने भाइयों से, कंटिन्यू लगे रहो, कुछ ही समय रह रहा हो बस, और चीर देंगे फाड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन करके आएंगे। 55+100% लोगे, कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ रहा हूं मैं, सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, जितने मैंने मेरी टेस्ट सीरीज लगा लो, बात खत्म, ठीक है। तो विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।